हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर का अगला ट्यूटोरियल देखने वाले हैं और हमारे ट्यूटोरियल का टॉपिक है आज का फ्री फॉल। तो उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ और वो इंटरेस्टिंग बात है ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। शायद आपने नाम पहले ना सुना हो, ग्रेविटेशनल वेव्स। तो चलिए पहले वेव्स वेव्स तो आपको पता होंगे, वेव्स के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में देखते हैं। वेव्स मतलब क्या? वेव्स मतलब अगर आप शांत पानी है, स्टिल वाटर, उसमें अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? वेव्स, तरंगे जिसे हम कहते हैं, वो होते हैं वेव्स। या फिर स्ट्रिंग है कोई ऐसी डोरी जिसको हमने ऐसे टाइट पकड़ लिया और उसको ऐसे शेक किया बीच में, तो हमें क्या मिलेंगे? उसके ऊपर वेव्स मिलेंगे। तो ये होते हैं वेव्स। जो हमारी लाइट है, प्रकाश, लाइट भी एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। खास बात है इसकी कि लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो और कौन कौन से टाइप के वेव्स होते हैं? तो गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव्स, ये जो होते हैं ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। और इन सब वेव्स की स्टडी से हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है। मतलब साइंटिस्ट लोगों को, हमें मतलब साइंटिस्ट लोगों को इन सारे वेव्स के स्टडी से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स भी कुछ इस तरीके की वेव होती है। हालांकि ये डिफरेंट वेव होती है। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि ये जो वेव होती है वो टाइम स्पेस फैब्रिक पे पाई जाती है। मतलब ग्रेविटेशनल वेव इज द वेव ऑब्टेन्ड ऑन टाइम स्पेस फैब्रिक। अभी आप बोलेंगे टाइम स्पेस फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक मतलब आप लोगों को पता है, फैब्रिक कपड़ा या पर्दा, उसे फैब्रिक कहा जाता है। अगर हम कोई ऐसा बड़ा वाला पर्दा लेंगे तो और उसे हम ऐसे हिलाएंगे तो हमें उसके ऊपर भी वेव्स मिलेंगी। तो उसी तरीके से टाइम और स्पेस का जो फैब्रिक है, टाइम मतलब हमें पता है टाइम, स्पेस मतलब ये जो हमारे आजू बाजू है, हर जगह पूरे यूनिवर्स में स्पेस ही स्पेस है। वो स्पेस और टाइम का एक फैब्रिक माना गया है और उस फैब्रिक पे जो वेव्स मिलती है उसे ग्रेविटेशनल वेव्स कहा गया है। और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है वो बहुत वीक होती है। वीक मतलब बहुत सेंसिटिव होती है। उसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। और ये जो वेव है, बहुत सारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स इसे डिटेक्ट करने के लिए बनाए गए और उसमें से प्रोमिनेंट वन, मतलब जो उसमें से प्रमुख है, वो है लिगो, LIGO। लिगो मतलब क्या? लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है। तो ये लिगो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, हम मतलब साइंटिस्ट। और इस ग्रेविटेशनल वेव्स से हमें यूनिवर्स के बारे में और जानने के लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली वेव है। और इस सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो वेव है ग्रेविटेशनल वेव, इसके बारे में प्रेडिक्ट किसने किया था? मतलब इसके बारे में पहले बताया किसने था? तो आपको जान के हैरानी होगी कि 1916 1916 में आइंस्टाइन ने पहले इसके बारे में प्रेडिक्ट किया था। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर इंसान था वो। उसके ऐसे ऐसे बाल है, आप लोगों ने कहीं भी उसकी फोटो देखी होंगी, उसकी ऐसी मूछें होती है सफ़ेद और ऐसे ऐसे बाल होते हैं। वो आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसका जो IQ था वो बहुत हाई था, बहुत होशियार आदमी था। उसने प्रेडिक्ट किया था 1916 में। और एग्जैक्टली 100 साल बाद, उसके 100 साल बाद साइंटिस्ट लोगों को सक्सेस मिली है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने में। और लिगो जैसे ही कई इंस्ट्रूमेंट के सहारे उन लोगों ने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। और वो हमारे यूनिवर्स के नॉलेज में, हमारा जो यूनिवर्स का नॉलेज है उसमें और ज़्यादा इंक्रीज होगा। मतलब वो हमारा नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी से। और ये काम अभी जारी है, साइंटिस्ट लोग ये काम कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम बढ़ेंगे हमारे आज के टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है फ्री फॉल। तो पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि सपोज आपने एक स्टोन लिया हुआ है। ये स्टोन है, सपोज, ये मार्कर नहीं, स्टोन है। मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये स्टोन है, मैंने इसे ऐसे पकड़ा हुआ है। अब मुझे बताइए इस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं? सीधी सी बात है, सबसे पहला फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ इसके ऊपर लगा रही है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा कौन सा? अगर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो नीचे क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि मैंने इसे पकड़ के रखा है। मतलब मेरा मस्कुलर फोर्स इसके ऊपर है और जो मेरा मस्कुलर फोर्स मैं लगा रहा हूँ वो वाला फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस मतलब दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और इसी की वजह से ये स्टोन नीचे गिर नहीं रहा है। मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे खींच रहा है और मैं जो उस पर फोर्स लगा रहा हूँ मैं उसे ऊपर की ओर लगा रहा हूँ, तभी ये बैलेंस एक जगह पे है, रेस्ट पे है। और जब मैं इसे छोड़ूंगा
जब मैं इसे छोड़ता हूँ तो नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि मैं जब इसे छोड़ता हूँ तब इस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि हमें एयर रेजिस्टेंस, बुयांस फोर्स, इन सबको इग्नोर करना है इस चैप्टर में, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें कंसिडर करना है कि हम वैक्यूम में पढ़ रहे हैं। वैक्यूम में क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस, बुयांस फोर्स ये सब नहीं होता, इसलिए हम ऐसा कंसिडर करेंगे। और जब मैं इसे नीचे छोड़ता हूँ तो ये नीचे गिरता है, तब इस पे ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तब हम कहेंगे कि ये फ्री फॉल में है। मतलब फ्री फॉल में मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट is only under the gravitational force of the earth, then we can say it is in free fall। मतलब जब ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ का और कुछ भी नहीं लग रहा, तब हम कह सकते हैं कि वो फ्री फॉल में है। फ्री फॉल में है। और आप मुझे बताइए, फ्री फॉल में है मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो हमने तो कहा कि हमें एयर रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, बुयांस फोर्स नहीं चाहिए। तो अभी आम जिंदगी में हम देखें तो एयर रेजिस्टेंस तो होता है, हवा तो होती है, तो एयर का रेजिस्टेंस होगा। बुयांस फोर्स भी होता है। बुयांस फोर्स मतलब हवा की वजह से जो ऊपर फोर्स लगता है वो बुयांस फोर्स, वो भी होता है। तो हमें फ्री फॉल कहाँ मिलेगा? ट्रू फ्री फॉल। फ्री फॉल हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो फ्री फॉल है। तो ट्रू फ्री फॉल हमें कहाँ मिलेगा? सच्चा वाला फ्री फॉल एकदम हमें मिलेगा वैक्यूम में। वैक्यूम में क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब निर्वात, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, कुछ भी नहीं। लिटरली वैक्यूम में कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं होता। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, ना हवा, ना डस्ट, ना पार्टिकल्स, ना मैटर, कुछ नहीं होता। तो वैक्यूम में हमें ट्रू फ्री फॉल मिलता है। तो ये हो गया फ्री फॉल के बारे में। तो अब हम फ्री फॉल की कुछ इक्वेशंस निकालते हैं। फ्री फॉल की इक्वेशंस चलिए देखते हैं। फ्री फॉल की इक्वेशंस मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? सीधी सी बात, फ्री फॉल की इक्वेशंस मतलब कुछ अलग इक्वेशंस नहीं है। हमने लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन हमें पता है, तो लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशंस के हेल्प से ही हम फ्री फॉल की इक्वेशन निकालेंगे। अभी मैंने इस स्टोन को जब नीचे छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन, इसका डिस्टेंस, ये सब फ्री फॉल की इक्वेशन हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। जब मैंने यहाँ से स्टोन को छोड़ा, इस सर्फेस ऑफ द अर्थ, मैंने यहाँ से स्टोन को नीचे छोड़ा तो क्या होगा? ये नीचे नीचे आएगा। नीचे नीचे आएगा मतलब अर्थ उसको खींच रही है अपनी तरफ, तो नीचे आएगा। और जब नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, हमने देखा था, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम हो रहा है अर्थ से, तो फोर्स बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इसलिए वेलोसिटी भी बढ़ रही है। जैसे जैसे करीब आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन हमें पता है कि हमने इसे रेस्ट से छोड़ा है। रेस्ट से मतलब यहाँ पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब इसे हमने रेस्ट से छोड़ा है। और एक बात हमेशा याद रखें कि फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसिडर की जाती है। इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब उसे रेस्ट से छोड़ा गया है, ऐसा फ्री फॉल में कंसिडर किया जाता है। तो हमारा u 0 है और हमें पता है इसके नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन, जहाँ फोर्स होता है वहाँ एक्सेलरेशन होता है, हमने देखा था। यहाँ पे फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी कह सकते हैं। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो है g, हम उसे g से डिनोट करते हैं। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी है 0। तो अब हमें क्या निकालना है? इसका ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। इसकी जो भी सरफेस पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, हमें पता है लॉज ऑफ मोशन कौन से है। पहले लिख लेता हूँ मैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक इक्वेशन है हमारे पास। दूसरा कौन सा है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला इक्वेशन है हमारे पास। और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला है। t मतलब क्या है? टाइम। उसे s डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब उसे नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, t है, टाइम है। तो अब हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास u है, इनिशियल वेलोसिटी 0, हमारे पास a है, a मतलब एक्सेलरेशन, जो कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g। तो अब हम हमारे पास जो जो वैल्यूज है हम इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे इसका, ये वाला जो इक्वेशन है इसके बारे में देखेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू क्या है हमारा? 0, क्योंकि हमने बोला था कि रेस्ट से छोड़ रहे इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर करनी है। तो 0 प्लस ए मतलब हमारा एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g।
क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और खासकर में जब फ्री फॉल की बात होती है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब उसके जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो इसलिए ए की जगह हम लिखेंगे जी और टी मतलब हमारा टाइम। तो v का क्या फार्मूला आ गया, v इक्वल टू जी टी। तो ये वाला फार्मूला हमें आ गया v इक्वल टू जी टी इससे। तो अब चलिए इससे देखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, हमारे पास जो वैल्यूज है v का स्क्वायर, v के बारे में तो हमें पता नहीं, v निकालना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, u हमें पता है 0 इनिशियल वेलोसिटी, 0 का स्क्वायर प्लस 2as, 2a मतलब क्या हमारा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यस मतलब यस ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस से हम उसे छोड़ रहे हैं, जिस हाइट से हम उसे छोड़ रहे हैं वो यस। तो इससे क्या मिलता है हमें, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gs मिल गया, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gs, 0 का स्क्वायर 0 होता है, इससे ये मिल गया। चलिए देखते हैं इससे हमें क्या मिलता है, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चलिए रखते हैं इसमें सब, यस इक्वल टू यूटी, यू मतलब हमारा 0 है, टी टाइम जो टाइम लगेगा उसे यस डिस्टेंस कवर करने में वो टाइम है टी, प्लस हाफ ए मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी लिखना है हमें, हाफ जी टी स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिलता है, 0 इंटू टी 0, तो एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमें ये वाला फार्मूला मिल गया। तो हमें ये 3 फार्मूले मिल गए, वी इक्वल टू जी टी, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gs, एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। और ये फार्मूले किसके हैं, ये फार्मूले है फ्री फॉल की। और हमने किससे निकालेंगे, सीधे लॉज ऑफ मोशन से हमने निकाले। मतलब निकाले मतलब क्या है, हमने कुछ नहीं, हमें जो गिवन कंडीशन है उसकी वैल्यूज हमने पुट की है। हमारे पास u 0 है और हमारा जो एक्सेलरेशन है वो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस वो पुट करके हमने फार्मूले निकाले। तो मैंने आपसे जैसे लास्ट ट्यूटोरियल में बोला था कि जो g होता है, g हमारा स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ के ऊपर सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि g का फार्मूला हमें पता है, g का फार्मूला है g m/r स्क्वायर, ये g का फार्मूला है। तो इसमें स्मॉल m, ये जो कैपिटल m है ये मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल m है क्या इसमें, मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं। इसका मतलब हर उस ऑब्जेक्ट के लिए जो अर्थ के ऊपर है या अर्थ के सराउंडिंग में है, उस पे जिसके ऊपर अर्थ का फोर्स लग रहा है, उन सब के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सबके लिए चेंज नहीं होगा। मतलब जी वेरिएशन होता है वो हाइट के हिसाब से, डेप्थ के हिसाब से और सरफेस के अलावा वेरिएशन है स्मॉल जी, जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था। लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग जी है क्या, नहीं। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हर एक जी, एक ही जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही है, उसकी वैल्यू सेम है, ऑब्जेक्ट के साथ वो वैल्यू चेंज नहीं होती। मेरे लिए भी वही है और इस मार्कर के लिए भी उसकी वैल्यू वही है। अगर ये इसकी वैल्यू सेम है तो आप मुझे बताइए ये जो वेलोसिटी है ये किसके ऊपर डिपेंड है, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी हमें मिल रही है ये v इक्वल टू जी टी, हमें किसके ऊपर मिल रही है, g के ऊपर। g मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके ऊपर डिपेंड है। t मतलब टाइम, उसको जितना टाइम लगेगा वो टाइम, मतलब ये मास के ऊपर डिपेंड है क्या, जो ऑब्जेक्ट का मास है उसके ऊपर नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें g है और g भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं है ऑब्जेक्ट के, तो ये भी उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं सपोज एक स्टोन है बड़ा वाला, ऐसा बड़ा स्टोन है और ये वाला स्टोन है, ये वाला फीदर है। फीदर मतलब आपको पता है पीस, पंख, पंख जो होता है पीस, जो ऐसे 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 नीचे गिरता है, हौले हौले हौले। मैंने फीदर को और इस स्टोन को नीचे छोड़ा, तो आप मुझे बताइए कौन सा नीचे जल्दी आएगा, फीदर नीचे आएगा या स्टोन नीचे आएगा। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा, आप क्रिकेट का बॉल का एग्जांपल लीजिए, आपने क्रिकेट का बॉल छोड़ा और फीदर छोड़ा, नीचे कौन सा जल्दी आएगा, बॉल आएगा, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है। जो फीदर होता है वो धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे क्यों आता है, क्योंकि उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगता है, हवा होती है, और बुयांस फोर्स लगता है। बुयांस फोर्स मतलब हवा की वजह से उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, और इसलिए वो धीरे धीरे आता है नीचे। लेकिन हमने देखा कि फ्री फॉल में हम एयर रेजिस्टेंस को और बुयांस फोर्स को इग्नोर करते हैं, कंसिडर नहीं करते। तो अगर फ्री फॉल में मैंने इन दोनों को छोड़ा, मतलब मैं कंसिडर करूंगा फ्री फॉल की सिचुएशन जो कि वैक्यूम में होती है। हमने बताया था कि ट्रू फ्री फॉल ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम,
तो मैं कंसिडर करता हूँ कि वैक्यूम है। अब मैं वैक्यूम में उस क्रिकेट बॉल को और उस पीस फीदर को छोड़ता हूँ। तो आप मुझे बताइए कौन सा जल्दी आएगा नीचे। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि क्रिकेट का बॉल ही जल्दी आएगा, और लगता है ऐसा क्योंकि हमने मतलब कभी वैक्यूम में देखा नहीं एक्सपेरिमेंट करके, तो हमें पता नहीं है वो। लेकिन बात ऐसी है कि दोनों एक साथ नीचे आएंगे। वो मास पे डिपेंड नहीं करता टाइम, जो नीचे आने का टाइम है उन दोनों का, और उन दोनों की नीचे आने की जो वेलोसिटी है वो उनके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती ऑब्जेक्ट के। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो फ्री फॉल में, वो अगर हम सेम हाइट से उन्हें सेम टाइम पे छोड़ते तो दोनों एक साथ नीचे आएंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देता हूँ, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, जो कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया है वैक्यूम में, बहुत बड़ा वैक्यूम है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक क्रिकेट बॉल को और एक फीदर को एक साथ छोड़ा गया है एक ही हाइट से, और आप वहाँ पे देख पाएंगे कि दोनों एक साथ एक ही टाइम पे सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे आते हैं। इसका मतलब कि फ्री फॉल में मास का कोई लेना देना नहीं है, मास के ऊपर कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट का मास कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं है। और हम बाकी सारे फोर्सेस तो मतलब एयर रेजिस्टेंस, बुयांस फोर्स इग्नोर कर रहे, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वो कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ वैक्यूम कंसिडर करना है। और इसीलिए दोनों सेम टाइम में नीचे आएंगे, फीदर या क्रिकेट का बॉल दोनों। तो चलिए ये हो गया आज का, ये हमने देख लिया, फॉर्मूले देख लिए। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो चलिए हमें एग्जाम्पल दिया गया है एक आयरन बॉल का। एक आयरन बॉल है जिसका मास है 3 kg, उसे हमने 125 मीटर की हाइट से छोड़ा। तो हमें क्या क्या निकालना है। एक आयरन बॉल है जिसको 125 मीटर की हाइट से छोड़ दिया, तो हमें निकालना है टाइम, उसको कितना टाइम लगेगा अर्थ पे आने पे, जमीन पे आने पे उसको कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। और उसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है जब वो अर्थ पे पहुंचेगा, एट द लास्ट मोमेंट जब वो अर्थ के सरफेस को ऐसे टच करेगा, तो उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें निकालनी है। और तीसरी बात हमें निकालनी है उसकी हाइट क्या होगी, कब की हाइट, जो टाइम उसे नीचे आने में लग रहा है उसके आधे टाइम पे उसकी हाइट क्या होगी। मतलब देखिए ये सरफेस है अर्थ का, यहाँ पे वो बॉल है, और ये जो हाइट है वो 125 मीटर, यहाँ से मैंने इस बॉल को नीचे छोड़ा है। तो ये जो हाइट है पूरी की पूरी वो है 125 मीटर। ये बॉल का मास है 3 kg, और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करना है। मतलब आमतौर पे हम जी को 9.8 लेते हैं, हमें इस क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है। तो हमें जब जी की वैल्यू में दी जाती है तो हमें जो दी गई है वो वैल्यू इस्तेमाल करनी है, और जब जी की हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती तब हम जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि उसे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इस पॉइंट पे जब नीचे आ रहा है तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। और तीसरी बात बताइए कि जो टाइम उसको यहाँ तक आने में लग रहा है उसके आधे टाइम में उसकी हाइट क्या होगी। सपोज टी टाइम में वो यहाँ तक आ रहा है तो t/2 टाइम पे उसकी हाइट क्या होगी। सपोज वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है नीचे यहाँ तक, तो इतने टाइम ये टाइम है t/2 टाइम में यहाँ तक आ रहा है, तो ये जो उसकी इतनी जो हाइट है वो हमें निकालनी है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक गिवन डाटा हमने लिख लिया, और ये फ्री फॉल का प्रॉब्लम है। तो और एक गिवन चीज़ है जो हमने अभी तक नहीं लिखी, मैंने जानबूझ के वो नहीं लिखी क्योंकि आपको भी याद आना चाहिए कि हमेशा फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो हमें यू जो होता है वो 0 लिखना है, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका यूनिट है, यूनिट लिखना कभी भी मत भूलिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब। तो हमें टाइम निकालना है, हमारे पास एक गिवन डाटा है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लॉज ऑफ मोशन, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किए थे फार्मूलाज बनाने के लिए फ्री फॉल के। हम सीधा फ्री फॉल के फार्मूलाज इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हमें नॉर्मल लॉज ऑफ मोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो हमारे पास क्या है, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, और हमें पता है फ्री फॉल में u 0 होता है और ये जो होता है g होता है। तो यस की वैल्यू हमें पता है 125 मीटर हमें दी गई, 125 इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू टी 0 आ जाएगा, प्लस हाफ at स्क्वायर, ये मतलब हमारा g होता है और g की वैल्यू है 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर जो कि हमें निकालना है, हमें पता नहीं, तो टी का स्क्वायर।
और यस कौन सा है, ये 125 मीटर, ये पूरी वाली हाइट 125 मीटर जिसके हमने यस से डिनोट किया है। तो इस हाइट को कवर करने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा वो टी है। तो हमें सॉल्व कर सकते हैं। तो 125 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें टी स्क्वायर कितना मिलेगा, 125 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाल सकते हैं। तो टी का स्क्वायर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 25। तो टी क्या आ गया, टी √25, √25 मतलब 5, हमें पता है 5 का स्क्वायर 25। तो टी की वैल्यू आ गई 5 सेकंड, यूनिट लिखना मत भूलिए। टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेकंड। तो दूसरी बात, हमें दूसरा क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे आने के बाद। तो चलिए हमारे पास है v इक्वल टू, ये फर्स्ट हो गया, अब ये सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं। v इक्वल टू यू टी प्लस क्या है, v का फार्मूला क्या है, v का फार्मूला है u प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला है v का। तो v इक्वल टू यू कितना है हमारा, 0 है, 0 प्लस ए टी, ये मतलब g है हमारा, पता है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी लेना है, तो उसकी वैल्यू 10 दी गई है। और टाइम तो हमें दिया गया है 5 सेकंड, जो कि हमने अभी निकाला, दिया नहीं गया, हमने निकाला है कि उसे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड। तो इससे हम निकाल सकते, यहाँ पे पुट कर सकते 5। तो v की वैल्यू हमें कितनी मिली, 50, और यूनिट है मीटर पर सेकंड को, यूनिट लिखना मत भूलिए। तो हमें v भी मिल गया। तो हम निकालेंगे तीसरी चीज़, जो कि हाइट एट द टाइम ऑफ हाफ ऑफ द टाइम, उसको जो सरफेस पे रीच करने के लिए जो टाइम लग रहा है उसके हाफ टाइम में हमें हाइट निकालनी है। तो चलिए तीसरा प्रॉब्लम लिखते हैं। तो हमारे पास टी कितना है, इस बार हमारे पास टी है 5/2। 5/2 क्यों, क्योंकि उसको सरफेस पे आने के लिए 5 सेकंड टाइम लग रहा है, और हमें उसके आधे टाइम में उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। तो उसका आधा टाइम मतलब 5/2, जो हुआ 2.5 सेकंड। तो आ गया टी इक्वल टू 2.5 सेकंड। तो चलिए अब पुट करते हैं वापिस से इस वाले फार्मूले में, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस अभी हमें पता नहीं है, इस बार हमें यस पता नहीं है, हमें यस कैलकुलेट करना है, हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। मैंने यहाँ पे ये लिखा है, आप कोई भी नोटेशन लिख सकते हैं। हम लॉज ऑफ मोशन में हाइट को यस से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यस लिखा है। तो हमें वो हाइट कैलकुलेट करनी है, हमें पता नहीं है। हमें यू पता है 0 है, 0 इंटू टाइम 0 प्लस हाफ, ए की वैल्यू हमें पता है जो कि फ्री फॉल में होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 10 है, जी होती है, जी की वैल्यू 10 है। तो हाफ इंटू 10 इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम हमारे पास है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलता है 2.5 का स्क्वायर 6.25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, 6.25 मतलब 62.5। तो हमें यस की वैल्यू कितनी मिलती है, हमें यस की वैल्यू मिलती है 31.25 मीटर, 31.25 मीटर, 31.25 मीटर आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसकी हाइट, मतलब उसका जो ऊपर से डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस उसने इस ऊपर वाले पॉइंट से कवर किया है वो है 31.25 मीटर। लेकिन हमें तो हाइट निकालनी है, और हाइट क्या होती है, हाइट हमेशा सरफेस ऑफ द अर्थ से होती है। तो हमें हाइट निकालनी है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 125 मीटर, टोटल डिस्टेंस, और ऊपर से उसका कितना डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया 31.25। मतलब देखिए ये बॉल है, ये सरफेस है, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये है 125 मीटर, और हमने जो कैलकुलेट किया है वो इतना कैलकुलेट किया है, यहाँ तक का उसका आधे टाइम में वो यहाँ तक आ रहा है, और ये कितना है 31.25 मीटर। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हाइट। हाइट मतलब क्या होती है, सरफेस ऑफ द अर्थ से। तो हमें ये वाला कैलकुलेट करना है। तो ये वाला कितना होगा, सीधी सी बात है 125 माइनस ये, तो हमें हाइट मिली। तो हमें हाइट कितनी मिलेगी 125 मीटर माइनस 31.25 मीटर। तो हमें हाइट की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें हाइट की वैल्यू मिलेगी 93.75 मीटर। तो हमें हाइट कितनी आ गई 93.74 मीटर। तो सीधे अपनी लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। तो चलिए देखते हैं और एक एग्जांपल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हमारे पास एक टेनिस बॉल दिया गया है जिसे हमने ऊपर फेंका है, अपवर्ड, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने उसे ऊपर फेंका है, और
वो किस हाइट तक जाता है, उसकी हाइट हमारे पास दी गई है और वो हाइट दी गई है 4.05 मीटर। मतलब जब हम उसे ऊपर फेंकते हैं तो 4.05 मीटर तक जाता है। और हमें जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। और हमें पता है कि जब क्वेश्चन में जी की वैल्यू जो दी गई होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं, और जब कुछ भी वैल्यू जी की नहीं दी गई होती तो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमें जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहा गया है इस्तेमाल करने के लिए। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से हमने उसे ऊपर की ओर फेंका था, वो इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है। और हमें निकालना है टोटल टाइम। मतलब टोटल टाइम मतलब हमने उसे फेंका ऊपर, यहाँ से मैंने उसे ऊपर फेंका तो ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, तो जो टोटल टाइम उसे लग रहा है ऊपर जाने का और नीचे आने को, वो टोटल टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं उसकी मोशन कैसे हुई। कंसिडर करते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ है। यहाँ से मैंने टेनिस बॉल को फेंका, पहले टेनिस बॉल यहाँ पे था, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ मैंने उसे फेंका। कुछ तो मुझे फेंकने के लिए उसको वेलोसिटी देनी होगी, तो ये बॉल ऐसे ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे आ गया। ऐसा ही होता है मोशन, ऊपर जाता है नीचे आता है। और ये जो हाइट दी गई है हमें, ये हाइट दी गई है 4.05, जिसे हमने एस से डिनोट किया है। ये हाइट हमारे पास है। अब आप मुझे बताइए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी मालूम नहीं है, लेकिन हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम है। फाइनल वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी। हमने ये वाला एग्जांपल पिछले वाले ट्यूटोरियल में देखा था कहीं पे, तो जहाँ पे हमने देखा था कि जब हम कोई पत्थर को ऊपर फेंकते तो ऊपर जाते वक्त उसकी वेलोसिटी कम 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 होती जाती है, और एट अ सर्टन पॉइंट इसकी वेलोसिटी 0 होती है और फिर वो नीचे गिरता है। तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, ये हमें पता है। क्यों 0 होती है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अर्थ उसकी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो उसकी वेलोसिटी कम कम होती जाएगी, और एक एट अ सर्टन पॉइंट एट अ मैक्सिमम हाइट उसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर नीचे गिरेगा। और हमने ये भी देखा था कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वही उसकी नीचे गिरने के बाद फाइनल वेलोसिटी वही होती है, मतलब इस पॉइंट पे जब वो नीचे गिरता है तब। लेकिन अभी हमें वो उसके बारे में नहीं सोचना, हमें इनिशियल वेलोसिटी उसकी निकालनी है। और आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या होगा? क्या होना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी है, हमें पता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर है। वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, और जिसकी डायरेक्शन होती है उसका पॉजिटिव और निगेटिव साइन हमें लेना पड़ता है। और खास करके जब हम उसे प्रॉब्लम में इस्तेमाल करते हैं तब हमें पॉजिटिव और निगेटिव साइन लेना पड़ता है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक एक्सेलरेशन है बेसिकली, बस वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह वाला एक्सेलरेशन है, इसलिए हम उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और जब कोई भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो हम उस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कहते हैं। और जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो उस एक्सेलरेशन को हम निगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव? अपवर्ड मोशन में मैंने बॉल को अपवर्ड फेंका है टेनिस बॉल को, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव? जब वो ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होता है, उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, हमें पता है। लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि हमने उसे ऊपर फेंका है। तो अपवर्ड मोशन में इसकी वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमें निगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? निगेटिव जी आएगा। तो ये वाली बात ध्यान रखिए, अपवर्ड मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन निगेटिव जी आता है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें पता है, क्या पता है हमें? यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक फार्मूला हमें पता है। तो लिखते हैं यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन हमारे पास टाइम है क्या? हमारे पास टाइम भी नहीं, तो फिर अब कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास और फार्मूला है, पहले हम तीनों फार्मूले लिख लेते हैं। हमारे पास जो जो फार्मूले है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फार्मूला भी हमारे पास, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला भी फार्मूला है। लेकिन हमारी v जो है फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड मोशन में यहाँ पे 0 है, हमें पता है। तो ये तो 0 होगी, तो u तो हमें पता नहीं है और t भी हमें पता नहीं है, तो ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे यस हमें पता है 4.05 मीटर, लेकिन हमें u पता नहीं है, t पता नहीं है, ये भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? v हमें पता है, v 0 है, u हमें निकालना है, लेकिन
ये पता है, यस पता है, तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं हमारा v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो जो फाइनल वेलोसिटी है अपवर्ड मोशन में वो 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा। u² जो कि हमें निकालना है, पता नहीं है, u² प्लस 2। अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन जो है निगेटिव जी है, हमने अभी देखा, तो निगेटिव जी की वैल्यू हमें -10 रखनी पड़ेगी। -10 इंटू यस क्या है हमारा 4.05 मीटर, 4.05। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 का स्क्वायर 0, u² ये माइनस साइन है इसलिए -2 इंटू 10 इंटू 4.05 बन गया। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। अब ये जो है इस साइड में आ जाएगा, मतलब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, u² इक्वल टू 10 इंटू 220 हमें मिलता है, कितना मिलता है हमें 40.81, u² इक्वल टू 81 मिलता है। तो u की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू आएगी 9 मीटर पर सेकंड। u मतलब वेलोसिटी है, तो यूनिट उसका मीटर पर सेकंड, और यूनिट लिखना कभी मत भूलिएगा। तो u की वैल्यू हमें आ गई 9 मीटर पर सेकंड, मतलब जिस वेलोसिटी से हमने टेनिस बॉल को ऊपर फेंका था वो इनिशियल वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकंड। तो चलिए अब हमें निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब उसे यहाँ से ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ये हो गया उसका टोटल टाइम। तो अब हमें टोटल टाइम निकालना है, मतलब हमने ऊपर फेंका तो ऊपर जाके नीचे आएगा, तो उसे वापस अपनी जगह आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है कि यहाँ से हमने ऊपर फेंका, तो यहाँ से उसे मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसे मैक्सिमम हाइट से नीचे आने तक लगेगा। मतलब अगर मैं सपोज करता हूँ कि उसे यहाँ से ऊपर जाने में t टाइम लगता है, तो उसे यहाँ से नीचे आने में भी t टाइम लगेगा। मतलब ये रहा मेरा टेनिस बॉल, मैंने यहाँ से इसे ऊपर फेंका, तो यहाँ से वो जो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो उसको टाइम लगेगा t, और मैक्सिमम हाइट से तब नीचे आएगा तब भी उसको टाइम लगेगा t। तो हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, तो पहले हम एक ही टाइम को कैलकुलेट कर देंगे, फिर उसको डबल कर देंगे। तो चलिए पहले हम सिर्फ एक टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब या तो ऊपर जाने वाला टाइम या तो नीचे आने वाला टाइम। तो हमने फ्री फॉल देखा है, तो हमें नीचे आने वाला टाइम कैलकुलेट करने में आसानी जाएगी। तो चलिए, तो हमें नीचे आने वाला टाइम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, हमें करना चाहिए फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों करना चाहिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमारे पास v है, u है, ए टी है। क्यों है कैसे ही देखते, चलिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैं डाउनवर्ड मोशन डिस्कस कर रहा हूँ, फ्री फॉल वाली, क्योंकि ये यहाँ से नीचे आएगा। जब ये यहाँ से नीचे आएगा तो आप मुझे बताइए उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। मतलब यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है वो क्या है, 0 है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, ये u1। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस वेलोसिटी से मैं इसे ऊपर फेंक रहा हूँ उसी वेलोसिटी के साथ वो नीचे गिरेगा। मतलब इस पॉइंट पे ऊपर जाते हुए जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जितनी है वो नीचे आते वक्त भी उसकी फाइनल वेलोसिटी उतनी ही होगी इस पॉइंट पे। तो मैं जो हमारा u है यहाँ पे v की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ डाउनवर्ड मोशन में। ये अपवर्ड मोशन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये अपवर्ड मोशन के लिए अपवर्ड मोशन, और ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे ये डाउनवर्ड मोशन के लिए डाउनवर्ड मोशन। तो डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, और जो फाइनल वेलोसिटी है, तो हम अपवर्ड मोशन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वही डाउनवर्ड मोशन की फाइनल वेलोसिटी होती है। तो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम इसे 9 लिख सकते हैं। प्लस ए की वैल्यू क्या है, अभी आप मुझे बताइए। डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव होगा। तो ए की वैल्यू हम सीधा जी लिखेंगे, और टाइम टी हमें निकालना है, तो हमें टी का पता नहीं, तो हम टी क्या लिखेंगे, टी को टी ही लिखेंगे। तो जी की वैल्यू हमें पता है 9 इक्वल टू, हमें जी की वैल्यू 10 दी गई, तो 10 टी आ गया, ये 0 का 0 हो गया, 9 इक्वल टू 10 टी, तो हमें टी मिल गया 9/10 इक्वल टू 0.9 सेकंड। तो देखिए उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे तक आने के लिए टाइम मिला 0.9 सेकंड। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि उसे नीचे से ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने के लिए लगेगा, तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, तो मैं लिख सकता हूँ टोटल टाइम इक्वल टू, इसका डबल कर देंगे 2t, इसका ट्वाइस कर देंगे, तो टोटल टाइम कितना मिलेगा 2 इंटू 0.9, तो टोटल टाइम मिलता है 1.8 सेकंड। है कि नहीं सिंपल, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे हमने दो मोशन इस्तेमाल किए, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन।
तो पहले हमने अपवर्ड मोशन इस्तेमाल की और अपवर्ड मोशन में हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो एट अ पॉइंट वो रेस्ट पे आ जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है। हमारे पास उसका जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट यस वो दी गई है, तो v² = u² + 2s ये फार्मूला इस्तेमाल करके हमने निकाला। और हमने ये भी देखा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाना है। हम तीनों फार्मूले लिख सकते हैं, कौन सा अप्लाई करना है ये देख सकते हैं और उससे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें इससे इनिशियल वेलोसिटी, अपवर्ड मोशन की इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। अब हमें पता है कि जो टाइम उसे ऊपर जाने में लगेगा वही नीचे आने में लगेगा। तो देखिए, और डाउनवर्ड मोशन में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, क्योंकि हमने फ्री फॉल में देखा था, फ्री फॉल मतलब डाउनवर्ड मोशन, तो डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो u0। और अपवर्ड मोशन की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वही डाउनवर्ड मोशन की फाइनल वेलोसिटी होती है। मतलब जिस वेलोसिटी के साथ मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूँ वो नीचे आते वक्त उसी वेलोसिटी के साथ गिरेगा। मतलब सरफेस को टच करते वक्त फाइनल मोमेंट में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मैंने जिस फेंका था वही वेलोसिटी होगी। तो वो वेलोसिटी है 9, तो फार्मूला में लिख लिया 9 = u तो 0 है, प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउन रहती है और एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन डाउन होती है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन मैं पॉजिटिव लूंगा। अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे थी, तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से निगेटिव साइन लेना पड़ा था। यहाँ पे वैसी बात नहीं है, वहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो 9 = 10 t मिल गया, तो t = 0.9 सेकंड मिल गया। अब ये जो t है वो सिर्फ डाउनवर्ड मोशन का t है, मतलब उसे ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 0.9 सेकंड। लेकिन हमें पता है कि जितना टाइम उसे नीचे से ऊपर आने के लिए लगता है उतना ही टाइम उसे ऊपर से नीचे आने के लिए लगता है, तो टोटल टाइम मतलब इसका ट्वाइस कर देंगे, तो टोटल टाइम मिल गया 1.8 सेकंड। हो गया, सीधी सी बात, सिंपल। तो चलिए आज के लिए इतना ही हो। अब आगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते, तब तक के लिए गुड बाय। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को यूनाइटेड ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो पसंद आएगा तो मुझे लगता है कि पसंद आ ही जाएगा आपको, ये वीडियो अच्छा बनाया मैंने। तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।